वेलकम बैक अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमारा फूड अलग अलग ऑर्गन में डाइजेस्ट होता है और हमारी क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो दो तरीक़ों से की जाती है। एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है, केमिकल। मैकेनिकल का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है, चर्निंग ऑफ फूड, मास्टिकेशन ऑफ फूड। और केमिकल का मतलब है कि इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन दो ऑर्गन्स के अंदर होता है, माउथ के अंदर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन अगर माउथ की बात करें, ओरल कैविटी की बात करें, तो उसमें कैसे होता है कि हम चू कर रहे हैं फूड को, ठीक है, स्वेलो कर रहे हैं या सलाइवा को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे टिथ है, टंग है, लिप्स है, वो क्या कर रहे हैं, फूड की मास्टिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। अब हम केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं ओरल कैविटी में, तो हम बात करेंगे डिफरेंट एंजाइम्स की। अब सबसे पहला जो एंजाइम रोल प्ले करता है डाइजेशन में वो है टाइलिन। टाइलिन क्या है, दूसरा नाम क्या होता है टाइलिन का, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। तो ये सलाइवा सिक्रेट करती है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। ये किसके ऊपर एक्ट करता है, स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। स्टार्च क्या है, हमारी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब हमें पता है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.8। तो 6.8 पीएच पे ही टाइलिन क्या होता है, एक्टिव होता है। मतलब ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है और स्टार्च को माल्टोज और अल्फा डेक्सट्रीन में तोड़ देता है, ठीक है। तो जो टाइलिन है ये हमारा जो फूड के अंदर पकी हुई जो स्टार्च होती है उसी पे एक्ट करता है, रो स्टार्च के ऊपर ये एक्ट नहीं करता। और जितनी भी हम स्टार्च लेते हैं उसका 30% पार्ट जो डाइजेस्ट किया जाता है वो टाइलिन के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है और जो प्रोटीन होता है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो 30% स्टार्च जो है वो बक्कल कैविटी में टाइलिन के थ्रू, टाइलिन मतलब सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है। अब देखो, जो हमारा यहाँ पे च्यू करने के बाद जो फूड था वो सलाइवा के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। बोलस माउथ से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाता है, किसके थ्रू, स्वेलोइंग के थ्रू या डिग्लूटेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस ऑर्गन का रोल आता है, टंग का, सॉफ्ट पैलेट का, ठीक है, और हमारे फेरिंग्स का एंड इसोफेगस का। ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं जिसके थ्रू हमारा डिग्लूटेशन होता है। अब जो हमारा इसोफेगस होता है, इसोफेगस में फूड नीचे की तरफ जाता है जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, और दूसरे मस्कुलर ऑर्गन स्टमक में जाना है फूड। तो क्या कैसे होता है, ऐसे पहले हमारा इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें डिफरेंट लाइनिंग होती है। जैसे सेरोसा सबसे पहली होती है, फिर मस्कुलारिस होती है, अरिस होती है, फिर हमारी सब म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, फिर हमारी क्या होती है, म्यूकोसा होती है। तो जो हमारी मस्कुलारिस लेयर होती है इसमें दो हमने मसल्स पढ़ी थी, एक होती है सर्कुलर मसल्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। और हम अगर स्टमक की बात करें तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल के अलावा और सर्कुलर के अलावा एक और मसल्स होती है, कौन सी, ओब्लिक मसल्स, ठीक है। तो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसका मतलब क्या है, ये जो मस्कुलरिस लेयर है इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है साइमल्टेनियसली एक दूसरे के अगेंस्ट, वो एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रिलैक्स कर रही है। तो पेरिस्टालसिस क्या है, जब कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है इनवॉलेंट्री सर्कुलर मसल्स में। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन कंट्रोल तो कर रहा है पर हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में नहीं है। ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि फूड नीचे ही जाए, तो ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। किसके, जो सर्कुलर मसल्स हैं वो माइंड के इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है, और सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उसी टाइम पे हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब हमारी सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होती है तभी हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होती हैं। तो इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन करता है। तो जो पेरिस्टालसिस है जब वो अपने इसोफेगस के बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच जाती है तो कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, कार्डिक पार्ट। हमने स्टमक में पढ़ा था कार्डिक, फंडस और हमारी बॉडी और पायरोलिक। स्टमक क्या होता है, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स में हम स्टमक को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक, फिर होता है हमारा फंडस, फिर हमारी क्या होती है, बॉडी, स्टमक की बॉडी, और फिर हमारा पायरोलिक रीजन होता है, ठीक है।
पाइलोरिक रीजन जो होता है, तो कार्डिक वो होता है जहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, ठीक है। और पाइलोरिक वो होता है जहाँ पे स्टमक हमारा डोर्डनम में, डोर्डनम क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, तो डोर्डनम में ओपन होता है। तो यहाँ पे जब हमारा इसोफेगस के लास्ट बिल्कुल एंड पॉइंट पे फूड पहुँच जाएगा तो स्टमक का स्पिंचर ओपन होगा, ठीक है, एन आएगा यहाँ पे, जो कार्डिक स्पिंचर है। और गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंचर, गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, स्टमक के लिए। और स्टमक का और इसोफेगस का एक, दोनों का कलेक्टिवली एक स्पिंचर है, जिस ओपनिंग है, मतलब उसके थ्रू फूड कहाँ पे चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। अब जो ये गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंचर है ये नॉर्मली क्लोज रहता है, क्योंकि स्टमक से वापस बैक फ्लो नहीं होता है फूड, वो सिर्फ वोमिटिंग के टाइम पे होता है, नोसिया के टाइम पे होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो नॉर्मली ये क्या रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है। जब इसको बस फूड पास करना होता है तभी ये ओपन होता है। तो अब फूड जो बोलस था वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। तो स्टमक में देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। जैसे ही स्टमक में फूड एंटर करता है तो जो स्टमक की जी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती है, गैस्ट्रीन। अब जो गैस्ट्रीन है वो जाके एक्ट करता है जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टमक के अंदर उनके ऊपर, और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। अब जो ये गैस्ट्रिक जूस है ये डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स, जैसे हमने पढ़ी थी ऑक्जेंटिक चीफ ग्लैंड्स, पेरिटल ग्लैंड्स, ठीक है, उनके ऊपर जाके ये एक्ट करेगा और अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करेगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम सिक्रेट होता है रेनिन, जिसको हम काइमोसिन भी बोलते हैं। और रेनिन और काइमोसिन सिर्फ चाइल्डहुड में ही सिक्रेट होता है, छोटे बच्चों में ही सिक्रेट होता है, क्योंकि वो मिल्क पे ज़्यादा फीड करते हैं। तो उनके केस में जो रेनिन होता है वो मिल्क के अंदर जो कैसिन प्रोटीन है, कैसिन प्रोटीन क्या है, सोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है, इसको मिल्क प्रोटीन भी बोलते हैं। तो मिल्क के अंदर कैसिन जो प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन, उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट में, ठीक है। और वो एक कर्ड लाइक सब्सटेंस होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट, तो इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें रेनिन या काइमोसिन पाया जाता है जो एडल्ट में एब्सेंट होता है, और ये मिल्क की कर्डलिंग में हेल्प करता है। ये मिल्क के प्रोटीन केसिंग पे एक्ट करता है जो कि एक सोल्युबल प्रोटीन है, और उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है जो एक कर्ड लाइक सब्सटेंस होता है। और एडल्ट के केस में कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है वो HCl, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के थ्रू की जाती है। HCl क्या करता है, HCl पेप्सिन प्रोटीन को एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन की फॉर्म में। जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव एंजाइम फॉर्म है, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए पेप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए एसिडिक pH चाहिए, 1.8 pH यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो 1.8 pH स्टमक को कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब पेप्सिन एक्टिवेट हो गया तो पेप्सिन क्या करेगा, जो मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है उसको वो क्या कर लेगा, ब्रेक डाउन कर देगा उसका पेप्टाइड्स में। और काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, उन पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो एडल्ट के अंदर रेनिन एब्सेंट होता है, बट जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है वो HCl, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के थ्रू की जाती है। तो पेप्सिनोजन को HCl pH प्रोवाइड करता है 1.8, जिसके बाद पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और जो पेप्सिन है वो एंडोपेप्टाइडेज है एंजाइम हमारा, और जो प्रोटीन है उसके ऊपर एक्ट करता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है पेप्टोन्स में, प्रोटियोसिस में और पेप्टाइड्स में। अब ये जो पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस या पेप्टाइड्स बचे, इनके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन। ये काइमोट्रिप्सिन इन पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, इनकी स्मॉलेस्ट हमारी जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है अमाइनो एसिड्स उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का वो कहाँ पे होता है, स्टमक में। स्टार्च की बात करें तो 30% स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट होती है, माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी में, सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू। और कुछ बचा हुआ जो पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, बट प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर। अब कुछ पार्ट होता है फैट का जो हमारा स्टमक के अंदर भी जो गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं, गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए आया है, स्टमक के लिए। स्टमक जो लाइपेज सिक्रेट करता है वो भी कुछ पार्ट होता है फैट का जिसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। 1% जो फैट है वो इमल्सिफाइड फैट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर। उसको डाइजेस्ट करता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल या फिर हम बोले मोनो ग्लिसराइड्स एंड ग्लिसरोल्स में कन्वर्ट कर देता है।
अब स्टमक जो है उसमें फूड 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर होता है, तो उस टाइम पे जो फूड है उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है और जो हमारा स्टमक है, स्टमक की 3 मस्कुलर लेयर्स होती हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ओब्लिक, वो उसमें हेल्प करती है उन दोनों फूड को और गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करने में। ठीक है, तो इसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। अब जब ये फूड हमारा गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। अब ये जो काइम है ये थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में हमारे कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब जो स्टमक का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है वो पायरोलिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्पिंचर प्रेजेंट होगा, पायरोलिक स्पिंचर प्रेजेंट होगा, जो ओपन होगा, कभी ओपन होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर ओपन होगा फिर बंद हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट में फूड कहाँ पे पास करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब फूड कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारा डाइजेशन मैकेनिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। जो मैकेनिकल होता है वो सेगमेंटेशन की वजह से होता है कि उसमें अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं, डूडेनम, जेजनम, इलियम, है ना। वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस के साथ उनकी मसल्स मिक्स कर देती हैं फूड को। ठीक है, और फूड पार्टिकल्स म्यूकोसा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये है मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन के टाइम पे यहाँ पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। अब हमने देखा था कि स्टमक के अंदर क्या था, गैस्ट्रिक जूस जब फूड के अंदर मिल जाते हैं तो वो काइम बना देते हैं। अब हमारा जो स्टमक है उसमें HCl सिक्रेट होता है, तो वो जो काइम होता है वो एक एसिडिक फूड होता है। बट जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में गोपलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं और वो इस एसिडिक फूड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि हमारा जो म्यूकस है वो एल्कलाइन नेचर का है। तो यहाँ पे एल्कलाइन क्या है, बेसिक। बेसिक और एसिडिक फूड मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो न्यूट्रल फूड बन जाएगा। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होगा। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरी के नेम दिए गए हैं एंजाइम्स के, और यहाँ पे मेनली एंजाइम्स का क्या, कौन सी फॉर्म एक्ट करेगी वो दिए गए हैं। ये कैटेगरी दी गई है, क्लासेस दी गई हैं एंजाइम्स की। तो कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करेगी, किस किस क्लास से रिलेटेड एंजाइम सीक्रेट करेगा इंटेस्टाइन, एंट्रोकाइनेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, डाइसेक्राइडेज, ठीक है, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। देखो एंट्रोकाइनेजेस, काइनेजेस है तो ये क्या करेंगे, जो भी फोस्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे। अमाइनो पेप्टाइडेजेस है जो पेप्टाइड पे एक्ट करेंगे, पेप्टाइड चेन पे एक्ट करेंगे। डाइसेक्राइडेजेस है जो डाइसेक्राइड्स होंगे जैसे माल्टोज है उनके ऊपर एक्ट करेंगे। डाइसेक्राइड का मतलब ये होता है वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोमेरिक फॉर्म जुड़ के एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करती हैं। डाइपेप्टाइडेज जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे होंगे, मतलब 2 अमाइनो एसिड के बीच में। यहाँ पे लाइपेजेस जो लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस जो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेगा। तो ये ब्रॉड क्लासेस हैं। ठीक है, अब हम इन कैटेगरी में पढ़ते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं सक्कस एंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो सक्कस एंट्रिकस होता है उसमें वाटर तो 99% होता है, अब उसमें एंजाइम की अमाउंट सिर्फ 1% होती है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है ग्लाइकोसाइडेजेस की। अब ग्लाइकोसाइडेजेस किसके ऊपर एक्ट करेगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। ठीक है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, अमाइलेज, सॉरी अमाइलेज आता है। अब ये क्या करेगा, स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, स्टार्च के ऊपर अमाइलेज एक्ट करेगा और उसको तोड़ देगा अल्फा डेक्सट्रीन में। फिर अल्फा डेक्सट्रीन के ऊपर अल्फा डेक्सट्रीनीज एक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। इसी तरह माल्टोज के ऊपर माल्टेज एक्ट करेगा जो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एक्ट करेगा, सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एक्ट करेगा। और सारे क्या करेंगे उसको, क्योंकि हमारा जो मेन मोनोमेरिक यूनिट है जो जिससे मिलके माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज बने हैं वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ही है, तो इन्हीं में ब्रेक डाउन करेंगे, इनके मोनोमेरिक और सिंपलिक फॉर्म में ही ब्रेक डाउन करेंगे। बट माल्टोज है तो माल्टेज एक्ट करेगा, लैक्टोज है तो लैक्टेज एक्ट करेगा, सुक्रोज है तो सुक्रेज एक्ट करेगा, और ये सारे क्या है, ग्लाइकोसाइडेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट पेप्टाइडेजेस। पेप्टाइडेज क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तो जो लार्ज पेप्टाइड्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेंगे और छोटे पेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड में इनका ब्रेक डाउन होगा। जैसे अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज मतलब अमाइनो एसिड्स में और पेप्टाइड्स में इनको तोड़ रहे हैं। लार्ज पेप्टाइड्स हैं तो छोटे पेप्टाइड्स बन जाएंगे या फिर छोटी चेन बन जाएंगी पेप्टाइड्स की। पेप्टाइड का मतलब होता है 2 अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हों। ठीक है, तो जितने अमाइनो एसिड होंगे उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो स्मॉल पेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी तरह
इंटेस्टाइनल लाइपेज, लाइपेज किस पे एक्ट करता है? फैट पे, तो फैट पे लाइपेज एक्ट करेगा, उसको मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड में तोड़ देगा। नेक्स्ट हमारा जो इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम आता है वो न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज आते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक्ट करता है वो न्यूक्लियोटाइडेज, और जो न्यूक्लियोसाइड के ऊपर एक्ट करता है न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा, उसको न्यूक्लियोसाइड्स एंड फोस्फेट में तोड़ देगा। अब न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा और उसको पेंटोज हमारी जो शुगर होती है उसमें और नाइट्रोजन बेस में तोड़ देगा। अगर हमारी आरएनए होगा तो राइबोज शुगर बन जाएगी, और हमारा डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में टूट जाएगा और नाइट्रोजनस बेस में टूट जाएगा। एडेनिन में, ग्वानिन में, साइटोसिन में, थाइमिन में, इन नाइट्रोजनस बेसिस में टूट जाएगा हमारा क्या? न्यूक्लियोसाइड। अब लार्ज इंटेस्टाइन में बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। ठीक है, बट जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई पाया जाता है, बैक्टीरिया जो हमारे कोलोन में रहता है। तो ये जो ई कोलाई है ये बहुत सारे प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव फूड तो हमारे इंटेस्टाइन से अपटेक कर लेता है, तो पर हमें रिवर्स में क्या देता है? ये हमें देता है विटामिन्स। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है ह्यूमन कोलोन में, जिसमें ये डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है, ग्रो करता है, हैबिटेट लेता है वहाँ पे, और रिवर्स में क्या करता है? हमें विटामिन्स प्रोड्यूस करके देता है। कौन कौन से विटामिन्स? B12, B1, B2, K। ठीक है, जो हमारी कोलोन की वॉल में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो मना की जाती है, क्योंकि वो ई कोलाई पे भी एक्ट करती है। कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो इसको डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से हमारे ये जो विटामिन हैं ये नहीं बन पाते, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं हम डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, जो बक्कल कैविटी में स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और उसको डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक में रिलीज होते हैं उनके अंदर पेप्सिन होता है, जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसको लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। फिर पेनक्रियाज आती है, पेनक्रियाज जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर अपने सिक्रेशन को रिलीज करती है। तो पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, जिसमें पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज आता है जो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और उसको डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। इसी तरह ट्रिप्सिन आता है जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसको लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करता है और अमाइनो एसिड में प्रोटीन को तोड़ देता है। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक्ट करता है और उनको मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड में तोड़ देता है। न्यूक्लियेजेस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए हुआ या आरएनए हुआ उनके ऊपर एक्ट करता है और उनको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सिक्रेट करती है? इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें एंट्रोपेप्टाइडेज होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम्स की और ट्रिप्सिन क्या होती है? एक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की। ठीक है, तो जो एंट्रोपेप्टाइडेज है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करता है? लार्ज पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइडेज ओलिगोपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और डाइसैकेराइड्स जितने भी हमारे होंगे जैसे माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, उनको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। न्यूक्लियोटाइडेज होंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट कर देंगे और फॉस्फोरिक एसिड बना देंगे। न्यूक्लियोसाइडेज होंगे तो न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर एक्ट करेंगे, शुगर में तोड़ देंगे उसको, जैसे हमारी राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स में तोड़ देंगे। ठीक है, और हमारा जो लाइपेज है वो ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक्ट करेगा, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड में इसको तोड़ देगा।